तो ये 1912 में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। और दिल्ली से अभी तक यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव हुई है जजेस, नंबर ऑफ जजेस की, तो अभी वर्तमान में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो कितने हैं, 34 है। और 34 में से 1 CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अदर जो हमारे पास 33 है दैट इज अदर जजेस। 33 क्या है हमारे पास, अदर जजेस है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे किस में देखा था, आर्टिकल सॉरी इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसी को अमेंड करने के लिए जो जितना भी हमने ये पहले अभी लिखा था इसको अमेंड करने के लिए हमने यहाँ पर इसके कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स क्या थे कि भाई इसमें जो पावर्स है किसके बीच, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल के बीच, वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थी। अब इसमें ये नहीं पता लग रहा था हमें कि कौन सुप्रीम है कौन सुप्रीम नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है, इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितने भी भारतीय जो मामले हैं वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं, 1784 के एक्ट से। और यहाँ पर हम एक और चीज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्हाट वी एस्टेब्लिश्ड हियर, वी हैव एस्टेब्लिश्ड हियर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कब आता है, जब हमारे पास यहाँ पे स्पॉय म्यूटनी होती है। क्या होता है, स्पॉय म्यूटनी। स्पॉय म्यूटनी होती है, विद्रोह, जिसको 1857 का विद्रोह, ठीक है, वो होता है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें पहला क्या होता है, कंपनी रूल रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन खत्म कर दिया जाता है। अब इस शासन के बाद यहाँ पर आ जाता है कंपनी का रूल। किसका रूल आता है, कंपनी का रूल। कंपनी का मतलब सॉरी क्राउन का रूल। कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है क्राउन। क्राउन कौन है, जो ब्रिटेन में बैठी है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SOS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SOS। फॉर इंडिया अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द क्राउन। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू इट एंड वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल विद 15 मेंबर। अब इसके पास जो SOS के पास, अगर हम यहाँ पे SOS की बात करें, इसके पास एक तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ, इसके पास क्या दी जाती है, गवर्नर जनरल बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन एंड नोन एज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये तो गवर्नर जनरल की बात है। अब इसको हम यहाँ से वायसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। लेकिन जो ये काउंसिल है ये किसको असिस्ट कर रही है, SOS को असिस्ट कर रही है। और कितने लोग हैं इसमें, 15 लोग। कितने लोग हैं, 15। पर जब हमारे पास यहाँ 1773 था तो वहां पर कितने लोगों की काउंसिल थी, 4 लोगों की। और वो किसको असिस्ट करते थे, गवर्नर जनरल को। किसको असिस्ट करते थे, गवर्नर जनरल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और थी 1773 में, इसने सेंट्रलाइजेशन करा पावर का। क्या करा यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ये कैसे होता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास बॉम्बे प्लस मद्रास, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनको सबऑर्डिनेट कर दिया किसके, बंगाल। बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया। यानी कि अब यहाँ पर जो बंगाल है वो सुप्रीम हो गया। क्या हो गया, सुप्रीम या पावरफुल हो गया। और जो बॉम्बे और मद्रास है वो इसके अंडर आ गए। अब इनको बंगाल की डायरेक्शन से काम करना पड़ेगा। ये जो यहाँ गवर्नर जनरल यहाँ डिसाइड करेगा वही इनके लिए मान्य होगा। लेकिन ये क्या कर देते, ये यहाँ पे इस चीज को मानते नहीं, सुपरमेसी को नहीं मानते। तो इसलिए ये जो आगे रिफॉर्म्स आती है ये तभी आती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि मतलब कि इन फेवर में नहीं थे सभी के। तो यहाँ पे मराठा वॉर भी होता है, आपने देखा एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाँ मतलब ये तो 1784 है, ये तो बहुत पहले आ गया ना। इसके बाद और भी बहुत सारे एक्ट आए इसमें। ये तो अभी पिट्स इंडिया एक्ट एक ही पॉइंट बताया यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें क्या बताया गया आपको, यहाँ पे बताया गया कि जो इंडियन अफेयर्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए। लेकिन अभी तक यहाँ पर 84 से पहले किसके पास थे, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। अब यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। यहाँ पर एक दो चीजें थी, एक तो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये कमर्शियल अफेयर्स को देखता था कंपनी के, क्या किसको देखता था, कमर्शियल मैटर को देखता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कौन से मैटर देखता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए हमारे पास क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो ये अब कंपनी के जो फंक्शन है इसको भी
डिवाइड कर दिया गया था, मतलब कि पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इस तरह से इसके फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें तो बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें फिर 1813 एक्ट आता है, 1833 एक्ट आता है, फिर 1853 एक्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट आते हैं ये किस लिए आते हैं, ये रेगुलेट करने के लिए आते हैं, कंपनी को रेगुलेट करे, जिसमें चार्टर एक्ट, इंडियन चार्टर एक्ट, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो ये एक्ट इस तरह से देख रहे हो सीक्वेंस है इसका, 20-20 साल का गैप है इसमें। अब 20-20 साल के मतलब कि ये मोनोपोली होती थी, किसकी मोनोपोली है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये 1813 का एक्ट होता है, यहाँ पे बाकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। 1813 में क्या कर दिया जाता है, मोनोपोली का एंड कर दिया जाता है, मोनोपोली एंडेड। कब एंडेड होती है, 1813 में। बट यहाँ पर जो मोनोपोली वो रिटेन की जाती है, वो की जाती है टी ट्रेड प्लस चाइना ट्रेड, चाइना, ठीक है, चाइना, जो चाइना के साथ व्यापार करते थे और साथ में टी का ट्रेड करते थे। इन दो चीजों के लिए मोनोपोली बरकरार रखी, बाकी सारे की सारी मोनोपोली खत्म कर दी थी 1813 में, ठीक है। तो ऐसे ही 1833, 1853 में हमने क्या कर दिया था, सिविल सर्विस को लॉन्च कर दिया था। क्या कर दिया था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस को यहाँ पे हमने ले आ दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आया, ये सारे के एक्शन हो रहे थे, काम हो रहे थे, मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल, इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 1858 आ जाता है, जब ये विद्रोह कर दिया जाता है। फिर एक एक्चुअल में एक्ट आता है, फिर कंपनी को यहाँ से हटा ही दिया जाता है, फिर यहाँ पे सीधे तौर से क्राउन आ जाती है, ठीक है, वो शासन करती है। और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद नया एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन सा आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया, पार्लियामेंट सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। कौन सा सिस्टम चल पड़ा यहाँ से, पार्लियामेंट्री, जैसे इसमें होता ही है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये और डिबेट, डिस्कशन, ये सब चीजें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया। इंडियंस बिकेम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो जो लेजिस्लेचर था हमारे पास, उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कि उनको वहां पे क्या, मतलब कि अपॉइंटमेंट तो होगा, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे क्या है, उनको नॉमिनेट तो कर दिया जाएगा, लेकिन दे कांट स्पीक, दे कांट डू एनीथिंग, ठीक है, मतलब उनको बोलने का अधिकार नहीं होगा, उनको उसमें कोई अल्टरनेशन करने का अधिकार नहीं होगा। फिर इसके बाद स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, मतलब यहाँ से फिर उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि कहीं पे किसी तरह का, अगर आप पावर है, मान लो कि यहाँ पर ये हमने दो सदन बना दिए, ऊपरी सदन निम्न सदन, तो पावर तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी दो जगह, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप कर दिया, तो यहाँ पर क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हमने स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। फिर आता है यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आती है 1909 में। कब आती है, 1909 में। जो ये मॉर्ले और मिंटो होते हैं, ये क्या होते हैं, वायसरॉय और एसओएस होते हैं। जो ये मॉर्ले है ये हमारे एसओएस है, मिंटो हमारा क्या है, वायसरॉय है, क्या है ये, वायसरॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद ऑफिशियल फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। दूसरा इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर एंड इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। बट इस जो रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम है वो किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन क्या है, ये वाला, कि किससे किया गया इंट्रोड्यूस, तो आपने बोला कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, लॉर्ड मिंटो क्रिएटेड अ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स को डिजाइन करने में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, वो किसने किया था हमारे पास, लॉर्ड मिंटो ने किया था। मिंटो कौन थे उस समय के, वायसरॉय, वेरी गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये कौन सा एक्ट होता है, ये होता है हमारे पास मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको क्या बोला गया है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। यहाँ पर भी ये सिमिलर वैसी है जैसे एसओएस और इसके वायसराय, ठीक है। इसमें मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज द वायसराय ऑफ द इंडिया। यानी कि 1919 में हमारे पास कौन होते हैं, वायसराय होते हैं हमारे पास चैम्सफोर्ड, और एसओएस होते हैं हमारे पास, कौन होते हैं, एसओएस, एसओएस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है मॉन्टेग्यू,
ठीक है। और वायसराय होते हैं हमारे पास चैम्सफोर्ड। कौन होते हैं? चैम्सफोर्ड, ठीक है। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स लाई, जैसे कि सेपरेटेड सेंट्रल सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मतलब कि इन्होंने जो पावर्स है उसका डिवीजन कर दिया कि भाई सेंटर के पास कौन सी पावर रहेगी और प्रोविंसेस के पास कौन सी पावर रहेगी। जैसे आज की डेट में हमारे पास पावर का डिवीजन है ना, कि भाई जो सेंटर की पावर है वो सेंटर के यूज कर सकती है और जो स्टेट की पावर है वो स्टेट ही यूज कर सकती है, ठीक है। उस तरह से प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, मतलब जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया वो कैसे हो गया, या तो ट्रांसफर्ड हो गया या रिजर्व हो गया। रिजर्व का मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस ही काम करेगी, लॉ बनाएगी, सब कुछ करेगी, वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। दूसरा आता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। So reserved subject were administered by the governor and executive council who were not responsible to the लेजिस्लेचर। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जो रिजर्व मैटर है उसके ऊपर इनके जो उत्तरदायित्व है वो लेजिस्लेचर के लिए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ड्यूल सिस्टम आ जाता है ऑफ द गवर्नमेंट, डीआरकी ड्यूल सिस्टम। एंड बायकैमरलिज्म लेजिस्लेटर हम यहाँ पे बना लेते हैं। बायकैमरलिज्म यानी कि जैसे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और दूसरा क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आनी शुरू हो गई थी। और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द बोथ हाउस वर डायरेक्टली इलेक्टेड, जितने भी ज्यादातर सदस्य यहाँ पे क्या थे, डायरेक्टली इलेक्टेड थे। एंड 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल हैड टू बी द इंडियन। यहाँ पर क्या है, 3 भारतीय शामिल हो गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो इसमें इसको जो ये एक्ट ये बनाया तो जरूर था, लेकिन इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इट वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑन द ग्राउंड, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट इससे हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो जरूर की है, क्योंकि उस समय फिर समय नहीं बचा इस तरह का। फिर हमने किसकी बात करनी शुरू कर दी, हमने सेपरेट गवर्नमेंट की, सेपरेट जो हमारे पास वो आ जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि हमारा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग से हमारी क्या इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, सोवर्निटी चाहिए हमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सोवर्निटी, कि हमारे ऊपर किसी का कोई शासन ना हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी थी। एम एन रॉय 1934 में बात करना शुरू कर दिए थे कि देयर शुड बी द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, वो भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ से मतलब कि पूरा पूरा ये हौच पौच हो गया। हौच पौच क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर आ गया, फिर 1939 में हमारे पास वर्ल्ड वॉर, 40 में वर्ल्ड वॉर। फिर इस तरह से ये फिर 1935 में आईएनसी ने भी डिमांड रख ली, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक डिमांड रख ली कि हमारा क्या अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसी तरह से फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है। क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा रखी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आता है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिर ये आता है कि 1935 के एक्ट में एबोलिश्ड डियार्की इन प्रोविंसेस व्हिच नाउ had provincial autonomy, introduced diarchy at the center and bicameralism in the provinces, so introduced the responsible government in the provinces। तो ये इन्होंने कुछ प्रावधान किए थे कि भाई हम इस तरह से एक नया एक्ट बनाएंगे, बट ये इतने ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, अब इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे अगस्त ऑफर आता है, एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस। अब यहाँ पे ये 1940 में ये भी बोलते हैं कि भाई आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपकी ही बात को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ जो सदस्य और मेंबर्स हैं उनके नंबर वी कैन इंक्रीज, जो है वो ज्यादा नंबर कर देते हैं। एंड एस्टेब्लिश एन एडवाइजरी वॉर काउंसिल एंड क्रिप्स प्रपोजल 1942। इसमें क्या लिखा था मेजरली, इसमें लिखा था कि द प्रोविजन मेड ऑफ फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। अब इसमें लिखा है कि भाई जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए हमने इसमें इंडियन स्टेट्स की पार्टिसिपेशन को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दी है। और साथ ही साथ द लीडर्स ऑफ द प्रिंसिपल sections of the Indian peoples were invited to take active and effective participation in the council of the their countries। तो इसमें पर इसमें एलीट क्लास थी। अभी इसमें जो मेजर फोकस किया गया वो किसके ऊपर करा गया, एलीट क्लास के ऊपर। इसमें ऑल पीपल्स आर नॉट इनवाइटेड। फिर इसमें कैबिनेट मिशन आता है लास्टली, ये वाला प्लान अप्रूव होता है और इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना भी तैयार हो जाता है।
यहाँ क्या लिखेंगे, देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया एंड एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स which should deals with foreign affairs. Constitution Assembly should be set up to draw up the future constitution of India. मतलब कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, यहाँ पे जो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे वो हमारे भारत देश को बनाने के लिए तत्पर रहेगी और रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो कुल समय लगता है वो 2 साल 11 मंथ, ठीक है, 2 साल 11 मंथ और हाँ जी 18 डेज। तो ये इसका कुल समय है, अवधि है, ठीक है।